Good morning, students. Welcome to class 11th statistics. We are doing chapter number 2, collection of data. हम अपना चैप्टर 2 कर रहे हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हमने देखा था हाउ टू कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। सबसे पहले तो हमने डेटा का मतलब देख लिया था कल। डेटा क्या होता है? कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये स्टैटिस्टिक्स वो डेटा होता है जो क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो हमें यूजफुल रिजल्ट देती है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो हमारा डेटा होता है। देन हमने दो तरह की सोर्सेज पढ़ी थी, प्राइमरी सोर्सेज पढ़ी थी, सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ी थी। ओरिजिन से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो प्राइमरी सोर्स होती है, किसी अदर एजेंसी से लेते हो तो वो सेकेंडरी सोर्स होती है। उसी तरह हमने दो तरह का डेटा पढ़ा था, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, जब पहली बार डेटा कलेक्ट करा जाता है दैट इज प्राइमरी डेटा, और जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है और उसी को ही लिया जाता है दैट इज सेकेंडरी डेटा। देन उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के मोड और हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। उसके हमने 4 टाइप्स पढ़े थे कल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद रेस्पोंडेंट के पास जाता है, इंटरव्यू के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है खुद जाकर। देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता रेस्पोंडेंट के पास, वो ओरली किसी दूसरे पर्सन से सारी इंफॉर्मेशन गेन करता है, एक्वायर करता है उससे रिलेटेड, जो उस पर्सन को इजिली जानता है या उस पर्सन के बारे में रिक्विजिट नॉलेज वो रखता है। देन हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। उसके बाद एक था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज में क्या था? इसमें इन्वेस्टिगेटर लोकल सोर्सेज और लोकल अपॉइंटेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट कर देता है अलग अलग एरियाज में, जो अपने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वहां से और सेम इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं इन्वेस्टिगेटर को आकर। देन हमने मेलिंग मेथड पढ़ा था, क्वेश्चनियर इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर बना के हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चनियर दो तरीके से भेजे जा सकते हैं, या तो मेलिंग के थ्रू मेल करके भेज सकते हैं, या इन्यूमरेटर मेथड के थ्रू भेज सकते हैं। मेलिंग में क्या होता है? क्वेश्चनियर बनाया जाता है, मेल कर दिया जाता है रेस्पोंडेंट के बाद, रेस्पोंडेंट को खुद अपने आप को क्वेश्चनियर का आंसर करना होता है और मेल करना होता है। बट इन्यूमरेटर मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? एक इन्यूमरेटर को अपॉइंट कर लेता है, एक पर्सन को अपॉइंट कर लेता है, जो वो क्वेश्चनियर लेकर जाता है रेस्पोंडेंट के पास, उनसे सारी इंफॉर्मेशन पूछता है और उन इंफॉर्मेशन को फिर फिल करता है उन क्वेश्चनियर्स में। जब जब वो इंफॉर्मेशन फिल करता है उन क्वेश्चनियर्स में, व्हेन द क्वेश्चनियर्स आर बीइंग फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, जब क्वेश्चनियर इन्यूमरेटर फिल कर लेता है तो वो हमारा बन जाता है शेड्यूल। इसमें क्या होता है? इन्यूमरेटर खुद जाता है किसके पास? रेस्पोंडेंट के पास, और इन्यूमरेटर को अपॉइंट करता है हमारा इन्वेस्टिगेटर। वो उससे इंफॉर्मेशन गेन करता है, उन क्वेश्चनियर्स को फिल करता है और फिर लाकर वो उन्हें इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? अब क्वेश्चनियर तो हम सभी को पता है, क्वेश्चनियर का मतलब क्या? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है जो हमें पूछना होता है। तो एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चनियर में क्या होने चाहिए? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का नंबर जो है या क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की, वो लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस की भरमार हो, उसमें आपने क्वेश्चंस भर दिए तो बताने वाला भी पागल हो जाएगा फिर, है ना? वो कब तक आपके आंसर करता रहेगा? तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। अपनी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का नंबर लिमिटेड रखना होता है। सिंपलिसिटी, सिंपल होने चाहिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और क्वेश्चंस भी सिंपल होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे, तो वो हमारे रेस्पोंडेंट को शायद समझ ना आए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, मतलब जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन गेन उससे करना चाह रहे हो उस तरह से आपको क्वेश्चंस ऑर्डर में लेने होते हैं। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन जो आपको बाद में पूछना चाहिए था आपने पहले पूछ लिया, सबसे पहले जाके उससे उसके परिवार की बातें पूछने लगे, है ना? सपोज आपको उसकी फैमिली की डिटेल्स चाहिए, उससे फैमिली की डिटेल्स पूछोगे, पहले उससे तो मिल लो, उसकी तो डिटेल्स ले लो, है ना? तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का ऑर्डर होना चाहिए। जैसे आप देखते हो अपने क्वेश्चन पेपर में भी, आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं। 1 मार्क के अलग, 2 मार्क के अलग, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। ऐसा तो नहीं होता कहीं 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कहीं 1 नंबर का आ गया, कहीं 2 नंबर का आ गया, नहीं। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जिससे हमारा क्वेश्चनियर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, अच्छा लगता है क्वेश्चनियर। नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इम्पार्शियल हो, है ना? क्वेश्चंस हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें बताने वाला पार्शियल हो जाए, वो हमें झूठ बोल जाए। तो इम्पार्शियल बेसिस पर क्वेश्चनियर बनने चाहिए।
कैलकुलेशंस, ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिसमें रेस्पोंडेंट को ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़े, मे बी वो कैलकुलेट कर पाए ना कर पाए, है ना, तो कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्वेश्चनियर में नहीं रखना होता। इंस्ट्रक्शंस, अगर आप क्वेश्चनियर बना रहे हो तो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस भी दे दो, उस क्वेश्चनियर में इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होने चाहिए। जैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर देखते हो एग्जाम्स का, उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनियर जो होता है वो सिंपल हो जाता है, हमें गाइडलाइंस पता चल जाती है कि हमें कैसे करना है, क्या फॉलो करना है। तो ऐसे ही जब जब आप यहाँ क्वेश्चनियर बनाओगे तो यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो क्रॉस वेरीफाइड हो सके। सपोज आपने एक दो क्वेश्चन पहले पूछ लिए, बाद में उनकी लैंग्वेज चेंज करके दोबारा पूछ लिया, तो आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाओगे वेदर द रेस्पोंडेंट हैड गिवन द इंफॉर्मेशन करेक्टली और नॉट, क्या रेस्पोंडेंट ने हमें सही इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, लास्ट में रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, अब आपने मेल कर दिया, है ना, हमने कल भी पढ़ा था, सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड ही ना हो तो क्या करोगे, अगर सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड ही ना हो आपको भेजने में, हमने तो मेल कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, बट हमारा काम तो एक्चुअल जब कंप्लीट होगा जब हमारे पास उस मेल का रिप्लाई भी आ जाएगा, है ना। तो एट लास्ट आपको क्या करना होगा, रिटर्न, रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट भी भेजनी होगी, या उसके साथ रिक्वेस्ट करनी होगी कि यू हैव टू रिप्लाई द क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू द रिक्विजिट एड्रेस, है ना, वापस भेजना होगा। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे रेस्पोंडेंट से टू रिटर्न द क्वेश्चनियर आफ्टर बीइंग इट इज कंप्लीटेड, कंप्लीट करने के बाद कृपया करके इसे हमें वापस भेज दीजिएगा। हमारा जब हमने क्वेश्चनियर भेजा तो हमारा भेजने से काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा एक्चुअल वर्क तब कंप्लीट होगा व्हेन द क्वेश्चनियर इज बीइंग रिटर्न्ड टू अस, जब क्वेश्चनियर हमारे पास वापस आ जाएगा। अब बात आती है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन ले सकते हो आप। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिंपल, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं इन विच द रेस्पोंडेंट हैज टू आंसर इन यस और नो, जिसमें रेस्पोंडेंट को कैसे आंसर करना होगा, यस और नो, राइट और रॉन्ग, है ना। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू बेसिस पर हो सकते हैं, करते हैं हम एमसीक्यू बेसिस पर, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इन विच यू आर एंगेज्ड, आप किस तरह के बिजनेस में एंगेज्ड है। तो स्पेसिफिक टाइप वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें रेस्पोंडेंट हमें स्पेसिफिक आंसर करेगा। देन ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें रेस्पोंडेंट का ओपिनियन चाहिए होता है ना। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू यू हाउ पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, है ना, या एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन एनवायरमेंट, एक्सप्रेस योर व्यूज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन सेफ एनवायरमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट। तो ये ओपन क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है इन विच द रेस्पोंडेंट हैज टू आंसर इन देयर ओन ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, ओपिनियन के बेसिस पर। तो हमने यहाँ देखा क्वेश्चंस हमारे 4 तरह से हो सकते हैं। हम सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यस और नो वाले, राइट और रॉन्ग वाले। हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें 4 ऑप्शन हम देंगे। हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें रेस्पोंडेंट खुद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे देगा। या वी हैव टू क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ ओपन क्वेश्चन। हम ओपन क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चनियर बना सकते हैं जिसमें रेस्पोंडेंट क्या करेगा, अपने ओपिनियन हमें बताएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 कैटेगरी हम पढ़ चुके थे कल कलेक्ट करने की डेटा को। आज हमारे पास 5th कैटेगरी है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। Telephonic interviews. According to this mode of collection, the investigator seeks the desired information from the respondents over the telephone. नाम से पता चल रहा है टेलीफोनिक इंटरव्यू या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू क्या करेगा, टेलीफोन के थ्रू वो क्या कर लेगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसे चाहिए बता देगा कि वो कौन बात कर रहा है, किस पर्पस के लिए उसने हमारे पास फोन किया है, किस पर्पस के लिए उसने हमें बात करने के लिए
फोन करा है और किस तरह की वो इन्फॉर्मेशन हमसे जानना चाहता है, जो हमारी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन जो उसकी इंक्वायरी के लिए फुलफिल कर पाएंगी, वो हमसे वो सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेगा। आई बात समझ में? क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम टेलीफोन का हम खुद नहीं जा रहे हैं ना, हम टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, पर बात तो उससे ही कर रहे हैं ना जिससे हमें बात करनी है। एक्यूरेट डेटा मिलेगा, रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है। एक तरह से ये पर्सनल इंटरव्यू की तरह ही है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरह ही तो है, बट उससे कहीं ज्यादा सिंपल है, उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। भाई डायरेक्टली अगर मेरे पास मुझे जाना पड़ता पर्सनली पर्सन के पास, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हर एक के पास जाना। यहाँ मैं बैठे बिठाए क्या कर सकता हूँ, टेलीफोन के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, सिर्फ एक आई कॉन्टेक्ट ही तो नहीं होगा। देन डीमेरिट्स, डीमेरिट्स यहाँ पर क्या होंगी? पर्सनल बायसनेस, पर्सनल बायसनेस हो सकती है, पर्सनली अगर हमारा उससे जुड़ाव है या पर्सनली अगर हम उससे हमारा उससे जुड़ाव नहीं है तो हम पर्सनली बायस हो सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस, एक लिमिटेड रेंज तक ही हम ये से यूज कर सकते हैं, ज्यादा वाइड वैरायटी के लिए, ज्यादा वाइड रेंज के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। भाई टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है ना, मे बी वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, उन फैमिलीज के पास टेलीफोन्स हो या ना हो जो बहुत पुअर सेक्शन है हमारे, हमें उनका अगर डेटा चाहिए तो उनके पास शायद टेलीफोन की फैसिलिटी अवेलेबल ही ना हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये लिमिटेड एक्सेस, ये लिमिटेड रेंज तक ही हमें काम करेगा, हम वाइड वैरायटी या वाइड रेंज यहां से कवर नहीं कर सकते। क्लियर है? देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइम सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? जो डेटा अभी तक कलेक्ट कर रहे थे, 5 तरीकों से तुमने डेटा कलेक्ट करा, वो कौन सा डेटा था? इसका मतलब प्राइमरी डेटा था। पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, या तो खुद जाके कर रहे हो या किसी और को भेज रहे हो या किसी अदर पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो जो उसके बारे में जानता हो, तो कलेक्ट तो पहली बार ही कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कलेक्टेड डेटा उठा लिया किसी का। तो जब जब पहली बार डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो वो कौन सा डेटा होगा? प्राइमरी डेटा। और जब जब डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा हम 2 जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज से कुछ पता चल रहा है, जहां पर डेटा पब्लिश हो जाता है, छप जाता है, वो कौन सी होती है हमारी? पब्लिश्ड सोर्सेज। फर्स्ट है इसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन, फर्स्ट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। Some of the notable government publications are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agricultural Statistics of India। मतलब ये पब्लिश सोर्सेज होती है, पब्लिकेशंस होती हैं, है ना, जिनके ऊपर सर्वे होते हैं और फिर वो डेटा क्या कर देती है गवर्नमेंट, उन्हें पब्लिश कर देती है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर वर्क करती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देन सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती हैं जो जिसमें म्युनिसिपैलिटीज वर्क करती हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स वर्क करती हैं, जो अपना डेटा पब्लिश करती हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू बर्थ, रिलेटेड टू डेथ, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है ना, म्युनिसिपैलिटी जो होती है, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जो होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होते हैं, तो वो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, वो भी अपना डेटा पब्लिश करती हैं। Then reports of committees and commissions, reports of committees and commissions। कमेटी और कमीशन जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो भी अपना स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन,
ये जो कमेटी बनी होती है जिनका काम प्लानिंग का है, फाइनेंस से जो जुड़ी हुई है, वो भी अपना डेटा पब्लिश करती हैं। देन पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, बड़ी बड़ी जो ट्रेड एसोसिएशंस होती है वो भी अपना डेटा पब्लिश करते हैं। जैसे शुगर मिल्स एसोसिएशंस होती हैं, वो अपना शुगर मिल से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती हैं, तो उनका काम भी होता है डेटा पब्लिश करना। देन पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इंगेज होती हैं, रिसर्च एक्टिविटीज में लगी हुई होती हैं, वो भी अपना डेटा पब्लिश करती हैं। कैसे कर सकती हैं डेटा पब्लिश? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो ये अपना रेगुलर बेसिस पर अपना स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश करती हैं। देन जर्नल्स एंड पेपर्स जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स, तो ये भी डेटा पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो सकती हैं हमारी, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, तो ये सब ये फॉरेन गवर्नमेंट ये सब भी क्या करती हैं, डेटा को पब्लिश करती हैं। तो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस अदर सोर्सेज विच पब्लिश द डेटा, जो डेटा पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो दो सोर्सेज होती है हमारे पास, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज जहां जहां डेटा छप जाता है, तो जो जिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो उस डेटा को में क्या कर देते हैं, उसे प्रिंट करा देते हैं, पब्लिश करा देते हैं, तो हम वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन अनपब्लिश सोर्सेज, there are some unpublished sources as well, data collected by the government organization and others, generally for their self use or official record। unpublished sources भी होती हैं। unpublished sources का मतलब क्या होता है? when the data is not being published, they collect the data for their self use, for the government use or for official use। ऑफिशियल यूज के लिए जब डेटा कलेक्ट करा जाता है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए डेटा कलेक्ट करा जाता है, या सेल्फ यूज के लिए जब डेटा कलेक्ट करा जाता है और वो पब्लिश नहीं होता, तो वो होती है हमारी अनपब्लिश्ड सोर्सेस। आई बात समझ में बेटा? तो दो तरह से सोर्सेज हो गई, पब्लिश जब डेटा छप जाएगा, अनपब्लिश्ड व्हेन डेटा इज नॉट पब्लिश्ड but collected for self use or for office record। ऑफिस रिकॉर्ड के लिए यूज होगा या सेल्फ यूज के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे, और वो पब्लिश नहीं होता, तो वो हमारा अनपब्लिश सोर्सेज के अंदर काउंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज करते टाइम पर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं? फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज करते टाइम पर क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है? फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी डेटा है तो आप तो दूसरी बार कलेक्ट कर रहे हो ना उसे, वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हम उसे उस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? फर्स्ट है हमारे पास एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन,
कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी, हमें ये ध्यान रखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पहली बार कलेक्ट करा था या जिससे हम कलेक्ट करने जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी थी या नहीं थी। कभी ऐसा तो नहीं है वही डेटा कलेक्ट हुआ और हम भी उसके बेसिस पर अपना रिकॉर्ड बना दें। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में क्या ध्यान रखोगे? जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम अपना डेटा लेने जा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा पर्पस है, तो ये भी चेक कर लेना क्या जो पहली बार डेटा कलेक्ट हुआ था उसका भी क्या कुछ इस तरह का ऑब्जेक्टिव था, उसका पर्पस कुछ अलग तो नहीं था। अगर पर्पस उसका अलग हुआ तो उसके लिए इंफॉर्मेशन भी कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा सिमिलर होना चाहिए। देन मेथड ऑफ कलेक्शन, उन्होंने कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज करा है ना? हमारे पास अभी अपने मेथड पूछे थे, कलेक्शन के पढ़े थे, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है उन्होंने कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज किया है। कहीं हमारी कोई स्पेसिफिक कलेक्शन स्पेसिफिक मेथड तो यूज नहीं करना, उन्होंने स्पेसिफिक मेथड यूज ना करा हो। कहीं हमारा डेटा ऐसा तो ना हो या उसका पर्पस कुछ ऐसा तो ना हो जिसके लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कलेक्शन का तरीका भी ध्यान में रखना होता है। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन ये भी देख लेना कब कलेक्ट हुआ था वो डेटा, ऐसा ना हो सालों पुराना हो, चेंजेस आ गए होंगे। ठीक है, एक्यूरेसी, डेटा कितना एक्यूरेट है। ठीक है ना, अपने उससे एक्यूरेसी भी चेक कर लेना कि हमें किस तरह की एक्यूरेसी चाहिए और वो डेटा कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी लेवल मैच करता है या नहीं करता। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकेंडरी डेटा की दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं मेनली, सेंसस और एनएसएसओ, सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। एनएसएसओ का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, ऑफिस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कह दो या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कह दो, वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी कह सकते हो। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया क्या है बेटा? पब्लिकेशन है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो पब्लिश करती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल है और सेंसस कमिश्नर है वो इंडिया के, वो पब्लिश करते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल सोर्स है ये सेकेंडरी डेटा की, और ये जनरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमें साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या सेक्स कॉम्पोजिशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी। हर 10 साल बाद सेंसस किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आफ्टर एवरी 10 years सेंसस हैज बीन डन, हर 10 साल बाद सेंसस किया जाता है। देन एनएसएसओ, reports and publications of NSSO is another important source of secondary data in India. इंडिया में जो रिपोर्ट और पब्लिकेशंस एनएसएसओ प्रोवाइड कराते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा की। एनएसएसओ इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वेज to collect basic statistical information relating to the variety of economic activity in rural as well as in urban parts of the
कंट्री। रूरल और अर्बन पार्ट्स में किस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो वो तरह की एक्टिविटीज की जो चेकिंग होती है वो कौन करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलर बेसिस पर सैंपल कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं अबाउट द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं उनके लिए ये क्या करेंगे, उनके लिए सैंपल्स और सर्वेज करते हैं और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट और पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं। तो येट इट इज एन अनदर सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। तो दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये लैंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हाउसिंग कंडीशंस, माइग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, या सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड की इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, हम लोग की इनकम कहाँ कहाँ से आती है, तो ये उस तरह से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।